नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। चुनावी माहौल, प्राण प्रतिष्ठा परिवार, प्रियंका बनी खेवनाहा, क्योंकि लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर राहुल गांधी के लिए प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को अपने पिता राजीव गांधी को याद करके भावुक हो उठी। उन्होंने अमेठी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और अपने पिता और दादी इंदिरा गांधी से जुड़े किस्से को साझा किया। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि अमेठी मेरा वो परिवार है जिसके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता है और रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि मां आगे आई और यह स्पष्ट था कि उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना है। अमेठी पिताजी की कर्मभूमि थी। सच बताऊं तो जब ये तय हुआ कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगी तो एक शाम उन्होंने मुझसे कहा कि प्रियंका कैसे करूंगी, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ी। मैंने कहा कि मां, मैं आपको ये चुनाव लड़के दूंगी, आप मत आओ अमेठी, मैं अमेठी को संभालूंगी। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि जब मेरे पिताजी शहीद हुए तो मैं नाराज़ और दुखी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर कुछ हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन के लिए हम इलाहाबाद आए। हमारी ट्रेन अमेठी रायबरेली से होकर गुजरी। मुझे याद है जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। जो दुख मेरे दिल में था वही दुख अमेठी और रायबरेली की जनता को था। तो अपने पिता को याद करते हुए प्रियंका अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रियंका जिस तरह से मुखर अंदाज चुनावी मैदान में उतरकर जनसभाएं कर रही हैं, ऐसा लगने लगा है कि प्रियंका पर ही सारा दारोमदार है। तो अमेठी और रायबरेली, जैसा कि रायबरेली से देखा जाए तो चुनावी मैदान में है राहुल गांधी और लगातार जब से कांग्रेस के उम्मीदवार को यहां से उतारा गया तब से जो प्रियंका गांधी वाड्रा को देखा जा रहा है वो सक्रियता उनकी देखने को मिल रही है। लगातार अपने भाई के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा भावुक हुई उसको लेकर, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेठी और रायबरेली एक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और ऐसे में 2024 में क्या कुछ चुनावी माहौल नजर आ रहा है, इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता भी रायबरेली से जुड़े हुए हैं, केशवानंद शुक्ला, और साथ ही ओपी मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। केशवानंद का रुख कर लेते हैं। केशवानंद, आपने प्रियंका गांधी वाड्रा से बातचीत भी की है, साथ ही लगातार देखने को मिला कि रायबरेली और अमेठी को लेकर एक जुड़ाव नजर आ रहा है। क्या कुछ जमीनी हकीकत देख पा रहे हैं? साथ ही रायबरेली की जनता का एक जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, अगर उस आधार पर बात की जाए, कितना जुड़ाव? देखिए, बिल्कुल गांधी परिवार का और रायबरेली अमेठी का एक रिश्ता जो है वो काफी पुराना है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से ही हमेशा यहाँ पे गांधी परिवार ही रहा है। वो चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, इंदिरा गांधी की बात की जाए, शीला कौर की बात की जाए, या खुद सोनिया गांधी की बात की जाए, और अब प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की, दादा दादी पोते लगातार रायबरेली में बने हुए हैं। और हमेशा यहाँ के जो लोग हैं उनका भावनात्मक अगर रिश्ते की बात की जाए तो भावनात्मक रिश्ता भी गांधी परिवार से हमेशा से रहा है। तो लोगों से अगर मिलना भी रहा है, सोनिया गांधी हालांकि रायबरेली ज्यादा नहीं रही हैं, ना ही इनका दौरा रायबरेली से रहता था, लेकिन जब जो भी रायबरेली की जो समस्याएं होती थी, विकास कार्य होते थे, वो गांधी परिवार के लिए यहाँ पे जो अमेठी के सांसद प्रत्याशी हैं के एल शर्मा, उनको केवनार के रूप में कहा जाता था। वो केवनार होते थे, वो बीच में जो है गांधी परिवार से लोगों की जो समस्याएं होती थी उनको मिलवा के खत्म करवाने का काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जो रायबरेली में गांधी परिवार का रिश्ता है वो काफी पहले से है और आज भी वो रिश्ता चलता हुआ आ रहा है। वो चाहे चुनावी की दौर की बात की जाए, चुनाव से अलग हट के बात की जाए, चुनावी दौर में अगर देखें तो इस बार सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ चुकी है, तो जो माँ की विरासत है उसको संभालने के लिए राहुल गांधी आगे आए हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशी इस बार राहुल गांधी रायबरेली से बनाए गए हैं। तो उनकी जो प्रचार प्रसार है उसको लेकर के जो उनके लोगों से बीच पहुंचना है उसका काम उनकी बहन प्रियंका गांधी कर रही हैं।
तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक हफ्ते दौरे पर रायबरेली और अमेठी है। लगातार रायबरेली में रोज यहीं पे फोएमो गेस्ट हाउस में विश्राम करती है, जो कि इनका आवास है। वहां पे विश्राम कर रही हैं और पूरा दिन जिले की जो विधानसभा है वहां पे पहुंच के नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। आज की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी के आज दौरे का 5वां दिन है और 5वें दिन दौरे के वो रायबरेली जिले के झलवन विधानसभा क्षेत्र में ओपी मिश्रा जी को म्यूट करिएगा। लोकसभा अमेठी में लगती है। तो आज इनकी जो दौरे की शुरुआत है वो नुक्कड़ सभा की शुरुआत हो चुकी है। वो लोगों के बीच एक बार फिर से प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है। बिल्कुल, लोगों के बीच प्रियंका गांधी का पहुंचना और वो सक्रियता, क्या अब ये बेहद मायने रखता है? क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है एक लंबे अरसे बाद जिस तरीके से कांग्रेस की वापसी कहा जाए, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की जनता को एक उम्मीद थी और एक आस थी। तो अब उन उम्मीदों पर क्या खरी उतर पाएगी कांग्रेस? क्योंकि राहुल गांधी चुनावी मैदान में है रायबरेली से और बीजेपी से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में है। तो कौन किसको कितनी मात दे पाएगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक प्रतिक्रिया लेते हैं ओपी मिश्रा जी आपकी, क्योंकि रायबरेली और अमेठी का जो सियासी समीकरण है वो काफी कुछ बयां करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक लंबे अरसे बाद एक सक्रियता कांग्रेस की देखने को मिल रही है, लगातार अमेठी की जनता की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी होगी कि ये राहुल गांधी की वापसी हो, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से ना लड़के रायबरेली से वो चुनावी मैदान में नजर आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसे कह रही है कि ये अमेठी की जनता के साथ, रायबरेली की जनता के साथ एक धोखा है। तो इसे कैसे देख रहे हैं इस पूरे सियासी समीकरण को? अनम्यूट करिएगा ओपी जी। जी आवाज आ रही? जी सुन पा रहे हैं जी। आवाज आ रही? जी जी कंटिन्यू। ये किसी जनता के साथ कोई धोखा नहीं, ये प्लान्ड वे में है। अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते तो इसमें तिरानी जी के सामने उनको कड़े टक्कर का सामना करना पड़ता। एक सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने रायबरेली को चुना और वो भी चूंकि उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी दादी जी सबकी ये परंपरागत सीट रही। और अमेठी की से तुलना अगर करें तो रायबरेली उनके लिए काफी सुरक्षित सीट है। रही बात जब सोनिया गांधी यहाँ नहीं आना नहीं जाना ये रहा, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ आ नहीं पाई वो अलग की बात है। लेकिन उनके जो यहाँ के लोग थे उनके सारे काम उसी तरह होते रहे जिस तरह की एक सांसद के उपलब्ध होने पर होते हैं। इसलिए आम आदमी को वहां कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी के आने से कोई दिक्कत नहीं। वो जानते हैं कि गांधी परिवार उनकी हर समस्या के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहता है। अमेठी में उन्होंने अपने ही एक करीबी व्यक्ति को जो गांव-गांव में जुड़ा हुआ है उसको उतारा है उन्होंने, तो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बिल्कुल सभी लोग उनको जानते हैं क्योंकि काम वही कर रहे थे फील्ड पर, जमीन पर जो काम हो रहा था वो वही कर रहे थे। इसलिए सभी लोग किशोरीलाल शर्मा जी को जानते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइट की अगर बात की जाए तो अमेठी में सीधे सीधे नेक टू नेक फाइट है। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही नीरजा त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। रंग के आधार पर भेद, ऐसा गंभीर आरोप लगाया है। अरे जिनका रंग भगवान कृष्ण जैसा होता है, कांग्रेस उन्हें अफ्रीकन मानती है और इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने, उन्हें ये मंजूर ही नहीं था। आप लोग बताइए, यहां जो भगवान कृष्ण के रंग वाले हैं, क्या वो सब अफ्रीकन है क्या? क्या ये अपमान है कि नहीं है? क्या आदिवासी समाज का अपमान, इसका बदला लेने के लिए ये रंगी की बातें कर रहे हो? साथियों, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा
कितना खतरनाक है, ये शहजादे के गुरु ने इसका भी खुलासा किया है। ये शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण और रामनवमी का उत्सव ये आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है, भारत के विचार के खिलाफ है। उन्होंने यहां तक कह दिया, मोदी मंदिर जाता है वो भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। कांग्रेस मेरा मंदिर जाना भी भारत विरोधी है। बताइए भाई, क्या मंदिर जाना ये देशद्रोह है क्या? जरा आप बताइए, देशद्रोह है क्या? क्या ये भारत विरोधी काम है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं? आप कांग्रेस की मानसिकता देखिए। ये राम के देश में राम मंदिर को देश विरोधी बता रहे हैं। ये तुष्टीकरण के लिए सरकारी इफ्तारी करने वाले लोग, ये आतंकवादियों की कब्रों को संवारने वाले लोग, ये हम सबके प्रभु राम और जिनका राम मंदिर जहां हम जाते हैं उस राम मंदिर जाने को देश विरोधी बता रहे हैं। मेरे भाई बहन, हम तो माता सबरी के पुजारी हैं। ये इंडी गठबंधन हमला ये मोदी पर नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की आस्था पर है। ये हमला आप पर है, ये मेरे देश के आदिवासियों पर हमला है। कांग्रेस पार्टी देश से हिंदू आस्था को मिटाने का षड्यंत्र कर रही है। साथियों, प्रभु श्री राम जीवन के उच्चतम आदर्शों, महानतम गुणों और सुंदरतम मूल्यों के महासंगम है। भारत के अस्तित्व का आधार राम से है और भारत के भविष्य का प्रेरणा पुंज भी प्रभु श्री राम है। यही महाराष्ट्र के नंदुरबार पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सैम पित्रोदा के बयान को लेकर पलटवार करते हुए नजर आए। वही सैम पित्रोदा जो 7 समुद्र पार जाकर सत्यनारायण से सैम पित्रोदा बन जाते हैं, वो रंग के आधार पर अब काबिलियत तय करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भारत के विचार के खिलाफ क्या कुछ कहा, उसी पर पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वापस चर्चा पर लौटते हैं। अमेठी और रायबरेली को लेकर यह चर्चा बेहद मायने रखती है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी को लेकर अब प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता कितनी कारगर सिद्ध होगी, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प है। क्योंकि 25 सालों के बाद, 24 से 25 सालों के बाद अब अमेठी में कोई योद्धा जो है कांग्रेस का, अब चुनावी मैदान में है। कन्नौज का रुख कर लेते हैं, चर्चा में वापस लौटेंगे। अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं कन्नौज और राहुल संयुक्त जनसभा है, क्या कुछ कह रहे हैं? और ये भारी हुजूम इस वक्त आप देख पा रहे हैं संयुक्त जनसभा को संबोधित करने का ये कार्यक्रम, जहां पर मंचा सीन है। अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कन्नौज इत्र की नगरी पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी और वो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं फिलहाल मंच में नजर आ रहे हैं। यहां पर भारी हुजूम और अब से कुछ ही देर बाद चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि यहां पर देखा जाए अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी हुई है।
तो लगातार एक सतर्कता और संयुक्त रूप से जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। कन्नौज की ये तस्वीरें और अब से कुछ ही देर बाद इस संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कानपुर भी आज संयुक्त रूप से जनसभा का आयोजन है, क्योंकि आज 10 मई और इसको लेकर जनसभा का आयोजन किया गया है। यहाँ भी राहुल गांधी तो यहाँ पर संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के वो वरिष्ठ नेता संजय सिंह की भी मौजूदगी है। संयुक्त जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव, और साथ ही कानपुर में भी जनसभा का आयोजन है संयुक्त रूप से। यहाँ भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आएंगे। तो कन्नौज से राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी इस चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए एक मंच में वो तमाम बड़े नेता नजर आ रहे हैं। तो रायबरेली और अमेठी को लेकर चर्चा में वापस लौटते हैं। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। नीरज त्रिपाठी जी का रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। नीरज त्रिपाठी जी, रायबरेली और अमेठी इन दिनों चर्चाओं में है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा डेरा जमाए हुए हैं, क्योंकि अब एक लंबे अरसे बाद ये कहा जाए कोई योद्धा कांग्रेस का चुनावी मैदान में नजर आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? चलिए राज शर्मा का रुख कर लेते हैं। नीरज जी जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो प्रतिक्रिया लेंगे। राज शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राज शर्मा जी, साख दांव पर लगी है इस बार एक बड़ी चुनौती उस परंपरागत किले को बचाने की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली ने क्यों नहीं दिया, बहुत हल्के में ले रहे हैं राज शर्मा जी। ना जी ना, मैं बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं। आप निश्चित रूप से मानिएगा, जितने मैं सौम्य तरीके से कह रहा हूँ, अमेठी और रायबरेली की बात चल रही तो दोनों सीट हम जीतेंगे। केएल शर्मा जी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। अभी आप इस बात को जानती होंगी कि उनको, ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे राज शर्मा जी, वापसी करेंगे। कन्नौज का रुख कर लेते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं चुनावी जनसभा के दौरान, सुनाते हैं। पार्टी के नेतागण, आम आदमी पार्टी के नेतागण, आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में मौजूद होकर आपने बताने का काम किया है कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से बहुत बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी जीत। साथियों और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करने के लिए आया हूं, इसलिए आया हूं कि राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे। अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए। और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी, संविधान खत्म करो। ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो। अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो। अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा, हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, यह संकल्प हमको लेना है। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक। और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा भारत माता की आवाज इतनी आनी चाहिए कि आवाज आज गोरखपुर क्षेत्र में 8 संसदीय क्षेत्रों में नामांकन हो रहा है, वहां तक आपकी आवाज पहुंचे।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रवि किशन शुक्ला। तो गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और साथ ही कन्नौज की तस्वीरें सामने आई जहां पर संयुक्त प्रेस जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए और आप सांसद निशाना साधते हुए नजर आए। संविधान को लेकर उन्होंने कई सारी बातें रखी। वापस चर्चा पे लौटते हैं, नीरज त्रिपाठी जी से प्रतिक्रिया लेते हैं रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है इस बार जीत को लेकर। जय श्री राम जी। आज अमेठी और रायबरेली सीट की जो स्थिति गांधी परिवार ने बना दी, वो देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। इतने वर्षों से राज करने के बाद जिस तरह आप अमेठी छोड़ के पिछले चुनाव में आपको कन्फर्म था कि आप हार जाएंगे, तो आप वायनाड भाग गए। अभी आप वायनाड से वापस आए तो आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप अमेठी से लड़ ले। माननीय राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा हूँ। और आप रायबरेली से आपने नामांकन दाखिल किया। और अभी मैं तो भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी को यही दिक्कत है कि आप, जब हमारी बड़ी बहन स्मृति ईरानी चैलेंज दे रही थी कि आप आइए अमेठी से लड़िए, अपने जितने आपके सांसदीय कार्य क्षेत्र रहा है आपका जितने वर्षों का, उसका विकास कार्य और मेरे 5 साल का विकास कार्य, इसकी आप 2 पे 2 डिबेट कर लीजिए, हमसे बैठिए बात करिए। तो बात करना तो छोड़िए, वो अमेठी से नामांकन। ठीक है, चूंकि नीरज जी समय कम है इसलिए विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं। राज शर्मा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस मामले में। राज शर्मा जी, देखा जाए तो वायनाड और रायबरेली को लेकर, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है अमेठी से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में नजर आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये डर था। लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही है। राज शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी, आप स्मृति ईरानी जी को तो तैयार कर रहे हैं राहुल जी से। दावे के संग राहुल जी 2 लोगों के संग डिबेट करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी भी आ जाए और प्रधानमंत्री भी आ जाए। दिन तय कर लीजिए, अभी 20 तारीख का चुनाव बाकी है। आप दिन तय कर लीजिए और मुझे बता दीजिएगा राहुल गांधी जी एक तरफ प्रधानमंत्री बैठेंगे, एक तरफ आपकी दीदी बैठेंगी और हो जाए डिबेट। क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदुस्तान का सारा मीडिया बैठेगा। बोलो तैयार हो? केवल एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बड़े सम्मान से आपको पूछता हूं। राज शर्मा जी, हाँ बोलो। आप ये बताइए, वैसे तो ये वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे, लेकिन अगर बाई चांस जीत जाते हैं, नहीं सवाल मेरा ये है, बाई चांस जीत जाते हैं तो वायनाड की सीट छोड़ेंगे या रायबरेली की सीट छोड़ेंगे? खाली इतना समय आप जवाब दे दीजिए। मैं एक और बात बता दूं, किसकी जनता के साथ सुन लो, मेरे कितने विवाद, बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि अगर प्रधानमंत्री वाराणसी से हार गए तो क्या वो गडकरी या राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाएंगे? सब बनने देंगे? वो तो कंफर्म है उन्हें जीतना है। हम कंफर्म कहां से कि ये रेलवे का टिकट? राज शर्मा जी चिंता अरे तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी का जो ये चिंता है, ठीक है राज शर्मा जी, चूंकि समय नहीं है, आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे गोरखपुर का रुख कर लेते हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण 13 मई को होगा और 7वें चरण में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में भी, और गोरखपुर क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पूरे देश के अंदर पहले से तय है गोरखपुर
फिर एक बार मोदी और राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जो एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलो, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार गोरखपुर की आवाज में बोलो, फिर एक बार मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए राम को लाने का मतलब राम राज्य की परिकल्पना को साकार जिन्होंने किया है। और बहनों और भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना राशन। क्या किसी का चेहरा देखकर दिया जा रहा है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में चेहरा देख करके सुविधा मिलती थी। 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको इस सुविधा प्राप्त होती। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर हमें लखनऊ से किसी गरीब को पैसा भेजना हो, दिल्ली से कोई पैसा मोदी जी को भेजना हो, तो बीच का मध्यस्थ समाप्त, ये पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट बन गया, एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। पहले मकान ये कह करके मिलते थे, किसी जिले में 2 मकान आते थे और आज अकेले 1 लाख से ज्यादा मकान अकेले गोरखपुर में आए हैं। अब 2 मकान में और 1 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे, जो पहला चुनाव था, अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। उस समय जो बातें कही गई थी, नेताजी ने कहा था, याद होगा, कि मैं इसे आपको अपने बीच में भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। हमारी पार्टी के दूसरे नेता ने कहा था कि इसको सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। और उसका परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन अपने कन्नौज के लोगों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के, और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में
जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।